तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर आप यूं समझ सकते हैं कि एक मशीन है जिसके अंदर हम कोई इनपुट देते हैं और उससे कोई आउटपुट मिलती है। यानी कि जो इनपुट दी जाती है उसको मशीन के अंदर ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट करके जो चीज़ हमें मिलती है उसको आउटपुट का नाम देंगे। लेकिन ये तो एक कॉमन सी एग्जांपल थी। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर को क्या नाम दिया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स से पहले मैं मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मैथमेटिक्स के अंदर हर फंक्शन पे एक ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है। ऑपरेटर अप्लाई करके कोई वैल्यू मिलती है, कोई नया फंक्शन बन जाता है। तो जो पहले फंक्शन था उसको इनपुट और जो बाद में फंक्शन मिलेगा ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद उसको आउटपुट का नाम दिया जाएगा। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ऑपरेटर को डिफाइन किया जा सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर क्या होगा? ऑपरेटर इसी तरह से एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होगी जो वेव फंक्शन को दी जाएंगी। वेव फंक्शन को जब मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? वो एक नया वेव फंक्शन होगा। लेकिन याद रखें ये दोनों वेव फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस में होंगे। सो ऑपरेटर को प्रॉपरली यूं डिफाइन किया जा सकता है दैट अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ वेव फंक्शन दैट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू वेव फंक्शन इन हिल्बर्ट स्पेस दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटर को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, इसका ऑपरेशन कैसे शो किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वेव फंक्शन साई है जो कि हिल्बर्ट स्पेस एच में लाई करता है। उसके ऊपर कोई ऑपरेटर ए अप्लाई किया जाता है। ए ऑपरेटर अप्लाई करके वो एक नए वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ए को नाम दिया जाएगा ऑपरेटर। यहाँ पर ए क्या चीज़ है? ए ऑपरेटर है। ऑपरेटर मैंने यहाँ पे जर्नल शो किया है। ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स आएंगी, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होगी जो इस लेक्चर में आगे जाके हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स किस टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो इन जनरल ऑपरेटर को यहाँ पर ए से शो किया गया है और जो ओरिजिनल वेव फंक्शन है वो साई है और ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो नया वेव फंक्शन बन जाता है वो फाई है। एक चीज़ और नोट करें यहाँ पर कि ऑपरेटर को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर शो करने के लिए इसके ऊपर एक हैट लिखा जाता है। किसी भी नंबर के ऊपर जब हैट लिखा जाएगा इसका मतलब ये होगा कि ये ऑपरेटर है। तो दो हमने यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्मेलिज्म्स पढ़नी है, एक वेव मैकेनिक्स और एक मैट्रिक्स मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर को आमतौर पे डिफरेंशियल ऑपरेटर से शो किया जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर मैट्रिक्स मैकेनिक्स देखी जाए उसमें ऑपरेटर को मैट्रिसेस के तौर पे शो किया जाएगा। तो ये ऑपरेटर का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। मैं दोबारा बता दूं, इस इक्वेशन के अंदर क्लियर हो जाता है कि ऑपरेटर क्या चीज़ है। कोई वेव फंक्शन साई है, उसके ऊपर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस अप्लाई की जाती हैं। मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा जो कि इस वेव फंक्शन को एक नए वेव फंक्शन में फाई में चेंज कर देगा। तो इस ए को मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। तो अब देखते हैं व्हाट आर लीनियर ऑपरेटर्स। किसी भी ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर उस वक्त कहा जाएगा अगर वो इस मैथमेटिकल रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये जो मैथमेटिकल रिलेशन लिखा गया है इसके मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेव फंक्शन है जो कि लीनियर कम्बिनेशन है दो वेव फंक्शंस का, जिसमें एक है साई वन और दूसरा है साई टू। तो वेव फंक्शन कोई ऐसा है a1 साई1 ऑफ x प्लस a2 साई2 ऑफ x। इस पर कोई ऑपरेटर a अप्लाई किया जाता है। अगर तो ये ऑपरेटर a इंडिविजुअली दोनों स्टेट्स पर, दोनों वेव फंक्शंस पर अप्लाई हो जाता है, लाइक दिस वन कि a1 ऑपरेटर साई1 पर अप्लाई होता है जब, तो ये बन जाता है a1 ए ऑपरेटर साई1 ऑफ x। और इसी तरह से ये ऑपरेटर साई2 पर भी अप्लाई होता है तो ये बन जाता है a2 ए ऑपरेटर साई2 ऑफ x। यानी कि ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों वेव फंक्शंस पर। तो ऐसे ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर जो a1 और a2 है ये कोई कॉन्स्टेंट्स हैं। तो लीनियर ऑपरेटर की एक पर्टिकुलर एग्जांपल ली जा सकती है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑपरेटर है। अगर डेरिवेटिव ऑपरेटर इसी वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाए, डी बाई डी एक्स जब अप्लाई होगा साई1 और साई2 स्टेट पर, तो वो अलग अलग अप्लाई होगा।
यानी कि ये साई वन स्टेट पर अलग से अप्लाई होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बन जाता है a1 d बाई डी एक्स ऑफ साई वन ऑफ x। इसी तरह से d बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर साई टू पर अलग से अप्लाई होता है तो ये बन जाता है a2 d बाई डी एक्स साई टू ऑफ x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर है, दैट इज लीनियर ऑपरेटर। इसके कंपैरिजन में एक और एग्जांपल ली जा सकती है जो कि स्क्वायर रूट ऑपरेटर है। जब स्क्वायर रूट ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है तो हम उसको अलग अलग से इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स के a1 साई वन ऑफ x प्लस a2 साई टू ऑफ x होल स्क्वायर रूट दैट विल नॉट बी इक्वल टू a1 साई वन ऑफ x स्क्वायर रूट प्लस a2 साई टू ऑफ x स्क्वायर रूट। तो ये अलग अलग से अप्लाई नहीं हो सकता बल्कि ये एज सच इकट्ठा ही स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो ये कौन से ऑपरेटर की एग्जांपल है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर होगा। तो लीनियर ऑपरेटर सिर्फ वही हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि अगर कोई ऑपरेटर ए है और वो दो स्टेट्स पर अप्लाई हो रहा है तो वह अलग अलग से दोनों स्टेट्स पर अप्लाई हो सके, ऐसे ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। जी, तो अब देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। जो हमने अभी आइडिया देखा है ऑपरेटर्स का, तो ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑपरेटर ए है तो उस ऑपरेटर ए को कैसे लिखा जाएगा, उस ऑपरेटर ए को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में यूं लिखा जाएगा दैट ए ऑपरेटर इज इक्वल टू a11 a12 एंड सो ऑन अप टू a1n। एंड सेकेंड रो में आ जाएगा a21 a22 एंड सो ऑन अप टू a2n। एंड लास्ट जो रो आएगी उसमें an1 an2 एंड सो ऑन अप टू ann। अब इसके अंदर जो a11 a12 एंड सो ऑन a1n है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स को शो कर रहा है जो कि एक ऑपरेटर के कंपोनेंट्स हैं। तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है मैट्रिक्स एलिमेंट का। ये कोई एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का, पर्टिकुलर एलिमेंट, जिसको हम आगे भी डिटेल से देखेंगे कि मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑपरेटर्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है किसी भी ऑपरेटर ए की मैट्रिक्स की फॉर्म में, और जब ये किसी स्टेट साई के ऊपर वेव फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑपरेटर ए है, उसको वेव फंक्शन साई पर जब अप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ए ऑपरेटर का ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर साई को भी इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, कोई नई स्टेट बनेगी जो कि होगा साई वन प्राइम साई टू प्राइम एंड सो ऑन अप टू साई एन प्राइम। अब यहाँ पर साइज क्या चीज़ है, साई वन साई टू एंड अप टू साई एन, ये कंपोनेंट ऑफ द वेव फंक्शन साई है। तो ये जब ऑपरेटर ए किसी भी वेव फंक्शन साई पर अप्लाई किया जाएगा तो उसके थ्रू एक नया वेव फंक्शन बन जाएगा जिसको साई प्राइम का नाम दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑपरेटर्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो सिंपली मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पर कैसे अप्लाई होंगे, आप ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और इवन वेव फंक्शन को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें यहाँ पर, बिल्कुल मैट्रिक्स प्रोडक्ट की तरह जो प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेटर एंड वेव फंक्शन है वो भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा इन जनरल। क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर ए जो ऑपरेटर है जब वेव फंक्शन साई पर अप्लाई होता है तो ए ऑपरेटर को लेफ्ट साइड पे लिखा गया है और साई वेव फंक्शन को राइट साइड पे लिखा गया है। जब इनकी मैट्रिक्स फॉर्म पुट की गई है उस वक्त भी ए ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे है और वेव फंक्शन साई राइट साइड पे है, और ये मल्टीप्लाई होकर कोई रिजल्ट साई प्राइम दे देते हैं। इसको कतन ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि साई जो वेव फंक्शन है वो आप लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स लिखें उसका और ऑपरेटर का राइट साइड पे मैट्रिक्स लिखें और उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो कोई पर्टिकुलर केस तो हो सकता है लेकिन इन जनरल ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब ऑपरेटर की एक स्पेशल टाइप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर किसको कहा जाएगा? हर्मिशियन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है जो इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस मैथमेटिकल कंडीशन में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई वन
और दूसरा वेव फंक्शन है साई 2, उस पर ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है। इसको इंटेग्रल की फॉर्म में यूं लिखा गया है दैट इंटेग्रल साई 1 स्टार ए ऑपरेटर साई 2 इंटू डी एक्स वेयर लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हर्मिशन ऑपरेटर में इसका एक्शन क्या है? हर्मिशन ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें ए ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है साई 2 पर। जब ए ऑपरेटर की जगह हम चेंज करेंगे, इसको लेके आएंगे, इसको ऑपरेट करेंगे ऑन साई 1, तो साई 1 पर जब अप्लाई करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता है। जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोडक्ट पर, यानी कि ए ऑपरेटर पर और साई 1 पर। जब इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से होगा कि इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि साई 1 पहले आ जाएगा और ए ऑपरेटर बाद में चला जाएगा। तो साई 1 पहले आ गया और उसके ऊपर स्टार है। ए जो ऑपरेटर है इस पे स्टार नहीं लिखा जाता है, इस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए एक डिफरेंट साइन यूज किया जाता है जो कि डैगर होगा, तो ये ए डैगर लिया गया है। जब ये स्टेरिक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन दोनों पर इस प्रोडक्ट पर अप्लाई किया गया तो इनका ऑर्डर भी चेंज होगा, क्योंकि ए बी जो स्टार है वो इक्वल टू बी स्टार ए स्टार होगा, तो उस रिस्पेक्ट से ए साई 1 स्टार इक्वल आ जाएगा साई 1 स्टार इंटू ए डैगर। अब अगर पहले मोस्ट लेफ्ट साइड और मोस्ट राइट साइड को कंपेयर किया जाए तो आप यहां से देख सकते हैं कि बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। मीन साई 1 स्टार उसकी जगह साई 1 स्टार है और साई 2 उसकी जगह साई 2 है, डी एक्स एच एच है, इंटेग्रल की लिमिट्स बिल्कुल उसी तरह से है। तो यहाँ पर क्या चेंज आई है? यहाँ पर चेंज ये आई है कि ए ऑपरेटर उसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया, ए डैगर ऑपरेटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उस ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि ए डैगर सिंपली उसी ऑपरेटर के ही इक्वल आएगा। तो इसके लिए कंडीशन मैथमेटिकल ये होगी कि इफ ए डैगर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर देन ऑपरेटर इज कॉल्ड हर्मिशन ऑपरेटर। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ऐसे ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी ऑपरेटर के ही इक्वल है। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऑपरेट किया जाए किसी वेव फंक्शन पर और सिंपल ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाए तो दोनों के आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा, तो ऐसे ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बात की जाए हर्मिशन ऑपरेटर की, तो जो भी डायनामिकल वेरिएबल्स होंगे, डायनामिकल वेरिएबल्स में क्या चीजें हैं, पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी एटसेट्रा, तो इन डायनामिकल वेरिएबल से रिलेटेड या इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स होंगे वो हर्मिशन ऑपरेटर्स ही होंगे। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑल ऑपरेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डायनामिकल वेरिएबल्स आर हर्मिशन ऑपरेटर। इसके साथ साथ मजीद ये भी मैं बताता चलूँ कि हर्मिशन ऑपरेटर को एक और भी नाम दिया जाता है, वो नाम क्या है, वो है सेल्फ एडजॉइंट। तो हर्मिशन ऑपरेटर की ये एग्जांपल्स बताई गई हैं जिसमें पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है एंड डिफरेंट अदर वेरिएबल्स पॉसिबल हैं। इसके बाद हर्मिशन ऑपरेटर से रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं, जिसमें पहला थ्योरम ये है कि अगर हर्मिशन ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है, वेव फंक्शन पर अप्लाई करके कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आइगन वैल्यू का नाम दिया जाता है। लेकिन हर्मिशन ऑपरेटर के केस में जो भी आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा हमेशा रियल होगी। तो ये इसका एक थ्योरम है हर्मिशन ऑपरेटर का, दैट आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। तो ये थ्योरम मैं अगले लेक्चर में प्रूव करूंगा, आप इसको ट्राई करें कि ये कैसे प्रूव किया जा सकता है। देन दूसरा इसके बारे में हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में थ्योरम है। दूसरा थ्योरम ये है कि जो आइगन फंक्शंस होंगे हर्मिशन ऑपरेटर के, ऐसे आइगन फंक्शंस जिनकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो, ये समझ लें कि एक वेव फंक्शन साई 1 है और दूसरा वेव फंक्शन साई 2 है, तो दोनों पर हर्मिशन ऑपरेटर अप्लाई किया गया। तो दोनों पर हर्मिशन ऑपरेटर जब अप्लाई किया गया दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आई। एक की वैल्यू आ गई कोई भी लाइक A1 है और दूसरे जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई साई A2। तो ये जो दोनों वेव फंक्शंस होंगे ये ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसके लिए कंडीशन ये होगी कि आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर हैविंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कंडीशन यूं लिखी जा सकती है दैट इंटेग्रल साई 1 स्टार साई 2 dx इंटेग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 2। मीन्स कि अगर दोनों वेव फंक्शंस डिफरेंट होंगे
तो डेल्टा फंक्शन, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका रिजल्ट 0 आएगा। और सॉरी ये क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन है, ये मैं करेक्शन कर दूं। तो इसके अलावा अगर ये दोनों सेम स्टेट्स होंगी उस सूरत में जो क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन है इसका रिजल्ट 1 बन जाएगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो ये हर्मिशन ऑपरेटर के केस में होगा कि अगर कोई भी हर्मिशन ऑपरेटर डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी उनकी, तो उनका रिजल्ट, उनके जो प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट दोनों वेव फंक्शंस का, वो 0 होगा। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स की बात की जाए, हर्मिशन ऑपरेटर्स की, तो वो दो हर्मिशन ऑपरेटर कैसे मल्टीप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑपरेटर है ए और दूसरा ऑपरेटर है बी। जब इन दोनों का डैगर लिया जाएगा, दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाएगा, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों के डैगर, दोनों के जो हर्मिशंस हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मींस के ए बी होल डैगर, होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू बी डैगर इनटू ए डैगर। इस तरह से दो प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। अब हर्मिशन ऑपरेटर से रिलेटेड ही एक और ऑपरेटर है, दैट इज एंटी हर्मिशन ऑपरेटर। तो एंटी हर्मिशन ऑपरेटर ऑलमोस्ट उसी तरह का ही होगा जैसे कि हर्मिशन ऑपरेटर। उसकी कंडीशन में सिर्फ एक फर्क आएगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि अगर हमारे पास दो वेव फंक्शंस हैं psi1 एंड psi2, दोनों पर एक ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है, तो जब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसके साथ एक नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। तो अगर अल्टीमेट रिजल्ट इसका देखा जाए, मोस्ट लेफ्ट साइड और मोस्ट राइट साइड को अगर कंपेयर करें, तो psi1 स्टार की जगह psi1 स्टार ही है, और psi2 की जगह एस एच psi2 है, dx है, लिमिट्स एस एच ही हैं। फर्क कहाँ पे आया है, जो ए ऑपरेटर था उसकी जगह क्या बन गया है, नेगेटिव ए डैगर, यानी कि ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए डैगर। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए इक्वल टू नेगेटिव ए डैगर हो, तो ऐसे ऑपरेटर को एंटी हर्मिशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब इसी तरह से एक और टाइप देखते हैं ऑपरेटर की, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है। आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में सेम को, आइडेंटिकल को एक जैसा रहने को कहते हैं। तो कॉमनली अगर नंबर्स की बात की जाए, नंबर जो 1 है, यूनिट है, उसको आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। उसको आइडेंटिटी का नाम इसलिए दिया जाता है जब नंबर 1 को किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एज सच ही रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। तो इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जब किसी वेव फंक्शन पर इसको अप्लाई किया जाएगा तो उस वेव फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्रॉपरली इसको डिफाइन किया जा सकता है, एन ऑपरेटर विच लेफ्ट द वेव फंक्शन अनअफेक्टेड एंड गिव्स यूनिट आइगन वैल्यू। जब एक वेव फंक्शन को एक ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, तो वो जो आइगन वैल्यू होगी वो यूनिट होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ऐसा ऑपरेटर जिसकी आइगन वैल्यू 1 हो या वो वेव फंक्शन को अनअफेक्टेड छोड़े, उस पर कोई फर्क ना आए, तो उस ऑपरेटर को आइडेंटिटी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में देखा जा सकता है कि एक वेव फंक्शन साई है, उस वेव फंक्शन को के ऊपर जब एक ऑपरेटर आई अप्लाई किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 1, और अल्टीमेट रिजल्ट ये बनता है कि सिंपली ये साई रह जाता है। यानी कि आई ऑपरेटर को जब साई पर अप्लाई किया गया तो साई पे, वेव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इस रिस्पेक्ट से आई ऑपरेटर को आइडेंटिटी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। और इसका एक और भी नाम है, इसको यूनिटी ऑपरेटर का भी नाम दिया जाता है। तो अब देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आइडेंटिटी ऑपरेटर को, जैसे हमने इन जनरल एक ऑपरेटर को शो किया था, ए ऑपरेटर था और वो ऑपरेटर था A1 1, A1 2 एंड सो ऑन अप टू A1 n, और इसी तरह से फिर सेकंड रो थी A2 1, A2 2 एंड सो ऑन A2 n, और लास्ट रो थी AN1 एंड AN2 एंड सो ऑन एट ANN। तो उसी रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी ऑपरेटर भी लिखा जा सकता है। इसकी पहली एंट्री है 1, दूसरी एंट्री फिर होगी रो वाइज 0, और आखिरी एंट्री भी 0 होगी, और नेक्स्ट रो के अंदर 0, फिर सेकंड एंट्री 1 है,
एंड सो ऑन 0। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखा गया है जो कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। याद रखें कि आइडेंटिटी ऑपरेटर या एनी ऑपरेटर जो होगा वो कॉमनली स्क्वायर फॉर्म में होगा, मीन स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देखी जा सकती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो 1 के इक्वल हैं, लेकिन ऑफ डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 होंगी। तो इसको डिराक नोटेशन में भी देखा जा सकता है। डिराक नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन के अंदर जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो इक्वल है साई आई कैट एंड साई आई ब्रा इंटू सम आई। तो ये ब्रैकेट नोटेशन या डिराक नोटेशन लिखी गई है आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक और टाइप है ऑपरेटर की, दैट इज इनवर्स ऑपरेटर। अब इनवर्स ऑपरेटर क्या होगा? इनवर्स ऑपरेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक मैथमेटिकल कंडीशन देखते हैं। तो दो ऑपरेटर सपोज करेंगे, एक ऑपरेटर है ए और दूसरा ऑपरेटर है बी। अगर ये दोनों ऑपरेटर इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इन दोनों ऑपरेटर्स को इनवर्स ऑफ ईच अदर का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर ए है और दूसरा ऑपरेटर है बी, इन दोनों का जब प्रोडक्ट लिया जाएगा तो इसका रिजल्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर आना चाहिए। अब प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, मींस के ए ऑपरेटर को पहले रखें बी ऑपरेटर को बाद में, या बी ऑपरेटर को पहले रख लें ए ऑपरेटर को बाद में। किसी भी सूरत में जब दोनों ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई किया जाए इसका रिजल्ट एक आइडेंटिटी ऑपरेटर आना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिया जा सकता है। तो दो मैट्रिसेस को आप यूँ समझ लें कि जब मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करके अगर उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो उन दोनों ऑपरेटर्स को इनवर्स ऑफ ईच अदर का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर आई आइडेंटिटी ऑपरेटर, ए और बी कोई भी दो ऑपरेटर हैं और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब इनवर्स फाइंड करने का मेथड क्या है? अगर मैट्रिक्स फॉर्म की बात की जाए, इसके डिफरेंट मेथड्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिए हुए हैं, जिसमें से एक मेथड तो है एडजॉइंट के थ्रू इनवर्स फाइंड करना और दूसरा मेथड रिड्यूस एचिलन फॉर्म है। तो किसी भी तरीके से इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। फिर इनवर्स ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ज्योमेट्री के अंदर एप्लीकेशंस हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस आएंगी। जो क्वांटम मैकेनिक्स की डिफरेंट केसेस हम देखेंगे, वन डायमेंशनल या डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसमें इनवर्स ऑपरेटर की मजीद एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। अब ऑपरेटर की एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये किस ऑपरेटर को यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा? तो यूनिटरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो इस फॉलोइंग मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि एक ऑपरेटर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या डैगर है वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि इनवर्स ऑपरेटर हो। तो यू डैगर इंटू यू इज इक्वल टू यू इंटू यू डैगर, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि एक ऑपरेटर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बनेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर को यहाँ पर यू ऑपरेटर को नाम दिया जाएगा यूनिटरी ऑपरेटर। तो इससे एक और भी प्रॉपर्टी देखी जा सकती है कि अगर इस इक्वेशन पे गौर करें, यू डैगर इंटू यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो ये इक्वेशन तो उस ऑपरेटर के लिए होती है जो एक दूसरे के इनवर्स हो। मींस कि अगर एक ऑपरेटर ए है, उस ऑपरेटर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बनता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि इनवर्स ऑपरेटर हो। So Hermitian conjugate of unitary operator is equal to inverse of the given operator। तो ऐसे ऑपरेटर को यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब जो यूनिटरी ऑपरेटर है इसको यूज करते हुए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है।